नमस्कार। महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन कार्यक्रम की इस श्रृंखला में महाविद्यालय द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आज ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजीव चौधरी सर जी आज उपस्थित होंगे, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी सुनने को मिलेगा। यह महाविद्यालय के द्वारा लगातार जो वेब श्रृंखला जो चालू की गई है उसकी 5वीं कड़ी है। इस श्रृंखला को आयोजित करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी सर तथा शिक्षा प्रचारक समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिवारी जी तथा सचिव श्री अनिल तिवारी जी का विशेष धन्यवाद देता हूं और आगे कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं जया मैडम को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू जया मैम। थैंक यू प्रेम सर। Myself Jaya Chandra, Assistant Professor, Department of Management. I extend a warm welcome to our today's resource person, Dr. Rajiv Chaudhary sir, Principal sir, respected professors, and all the participants enrolled for this workshop. Our today's workshop topic is Basic Concepts of Research and Applied Statistics. Now, for briefing about our organization, I hand over my mic to Archana ma'am. Over to you, Archana. Thank you, Jay ma'am. Good morning, all of you. मैं डॉक्टर अर्चना मोडक, महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय परिवार शिक्षा प्रचारक समिति और IQAC की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। लॉकडाउन और कोरोना स्प्रेड समय में महंत महाविद्यालय ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए लगातार अभी आप सभी से संपर्क बनाए रखा है। इस कड़ी में अब तक महाविद्यालय 4 वेबिनार का आयोजन कर चुका है और अगली कड़ी के रूप में महाविद्यालय इस वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इस विषय पर आज विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित है माननीय डॉक्टर राजीव चौधरी सर। मैं माननीय सर का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। निश्चय ही इस वर्कशॉप का लाभ आप सभी प्रतिभागियों को मिलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर जया चंद्रा मैडम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू जया चंद्रा मैम। Thank you, ma'am. As you all know, our today's workshop topic is Basic Concepts of Research and Applied Statistics. The main objective of our workshop is to equip the participants with set of skills and potentiality to undertake their research work very effectively. This workshop intends to deal with both quantitative and qualitative researches. We assure you that after the completion of this workshop, you will definitely gain knowledge about the various types of researches, how to identify the variables, how to frame objectives, and about the different types of tests that is needed to be applied according to the topic. Now, I would like to invite our principal, Dr. Devashish Mukherjee sir, for the introductory speech of this workshop. Over to you, Principal sir. Thank you, Jaya madam, and good morning to Rajiv Chaudhary sahab. I really heartily welcome to you and great morning to all of you. Once again, I heartily welcome my respected Professor Rajiv ji and my companions. Today is another great day of our college. From the view of webinar or national webinar, till now we have learned various things from so many intellectual personalities who devoted their time in our webinar journey. Continuing with our webinar, today I am very glad to inform you that Mr. Rajiv Chaudhary, who is very keen to say our research analysis. मैं खासकर सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आज ये मैसेज बताना चाहता हूं कि राजीव चौधरी साहब से फेस टू फेस मिलने का और उनसे सीखने का या सुनने का एक अलग अंदाज होगा, अलग आनंद आता। लेकिन थैंक्स गॉड टू
ये नेटवर्क जो है, खासकर हम लोगों का वेबिनार के रूप में जो नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग वेबिनार आज आयोजन कर रहे हैं, इसके कारण हम सबको राजीव चौधरी जी का जो नॉलेज है, जो इस पर अनुभव है, जो खासकर छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्ट्स में या यहाँ के एकोमोडेशंस के संदर्भ में वो सोचते हैं, उन्हें आज हमें बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। पुनः मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनको स्वागत करता हूँ। So during this epidemic we have plenty of time, मैंने पिछले बार भी कहा, but we don't have time to waste. You have to catch this opportunity and learn research methodology skill. Once again I tell you that you have to learn research methodology skill from our today's eminent speaker and very knowledgeable Mr. Rajiv ji. अंत में केवल मैं अपने सारे बच्चों से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज सिंपल। जो सफलता का नुस्खा है वो बहुत सीधा है। डू राइट्स वे, राइट टाइम एंड राइट वे। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सही समय पे सही काम को सही तरीके से आप कीजिए, आप देखेंगे कि जरूर इसमें सफल हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजीव जी के इस जो 2 घंटे का हम लोगों का नेशनल एक वर्कशॉप होने वाला है जी, या नेशनल वर्कशॉप होने जा रहा है, उससे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और मैं राजीव जी से थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि सर, जैसे ही हमारे बहुत सारे एकोमोडेशंस को ये पता लगा कि आप आ रहे हैं, तो बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बताया कि सर आप थोड़ा सा लैंग्वेज को ज़रूर मिक्स करने का सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी सर इसमें स्थान दीजिए, जिससे हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही गहराई से इस पूरे तमाम बातों को समझ सकें। तो मैं राजीव जी का पुनः स्वागत करते हुए अपने जो माइक है उसको ओवर टू जया चंद्रा। प्लीज कंटिन्यू एंड स्टार्ट दिस नेशनल वर्कशॉप। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Principal Sir. It is a proud privilege and an occasion of great personal gratification to be able to introduce Dr. Rajiv Chaudhary Sir. He is Dean of Students' Welfare, Head, School of Studies in Law, Professor in Physical Education Department of Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh. He rendered his services as visiting professor in Trier University of Applied Sciences in Germany and also in Dolgorz University of Poland. He is having more than 2 decades of teaching experience, and till now 18 students has completed their PhD under his supervision. His papers are published in national and international journals like Scopus, International Journal of Physical Education, etc. He has gained Lifetime Achievement Award from PAFI, that is Physical Education Foundation of India, in 2019. Now, without taking much time, I would like to invite Dr. Rajiv Chaudhary sir for our today's online workshop. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Oh, Yes, sir. Thank you. Thank you. शुरू करते हैं। Officers of the Managing Committee of Mahant College, Principal of the college, teachers, each and every unit of the organizing committee of this webinar, organizing secretary, participants, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the officials of Mahant College, especially principal of the college and officials of the managing committee and organizing secretary, for providing me an opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. I will speak on the title, or I am directed to speak on the title, Basic Concept of Research and Applied Statistics. महंत कॉलेज द्वारा मुझे आदेशित किया गया है कि मुझे जिस शीर्षक पर बोलना है वो है शोध और व्यवहारिक सांख्यिकी की मूल धारणाएं, और प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे आदेशित किया है कि दोनों भाषाओं का उपयोग करूं। सो आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों भाषाओं की बात करेंगे। शुरू करते हैं रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की मूल अवधारणाओं की बात करेंगे, एक बेसिक अवधारणाओं की बात करेंगे, कोई बहुत गहराई की बात नहीं करेंगे।
I divided my presentation in different parts. सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे कि what do you mean by research. उसके बाद I will discuss about the classification of research. उसके बाद बात करेंगे अनुसंधान के या शोध के वर्गीकरण की, कि किस किस प्रकार का शोध कार्य हो सकता है विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा. उसके बाद बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च. वी विल डिस्कस अबाउट द होल जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन टू फिनिशिंग लाइन. आरंभिक रेखा से लेकर अंतिम रेखा तक हमें क्या क्या करना पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे. एंड देन द लास्ट पार्ट आई विल गिव स्ट्रेस, मोर स्ट्रेस ऑन द पार्ट डेटा एनालिसिस. आंकड़ों के विश्लेषण के बारे में बात करेंगे. लेकिन वी अप्लाई एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज द डेटा. हम आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए हमेशा किसी ना किसी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं there are some limitations of statistics, कि सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं. उन सब सीमाओं में से, उन सब लिमिटेशंस से दो मुख्य सीमाएं हैं. we should always keep in our mind, हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा उनको ध्यान में रखना चाहिए, उसके अनुरूप ही हमें आगे बढ़ना चाहिए. फर्स्ट वन इज statistical laws are not exact, these are based on probabilities, we get only probable answer. और दूसरा है जो कि और भी महत्वपूर्ण है कि statistics is liable to be misused, कि सांख्यिकी का दुरुपयोग होता है या हो सकता है. और हम सब जानते हैं कि दुरुपयोग दो तरह से हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है. तो जानबूझकर दुरुपयोग करने की संभावना तो बहुत कम रहेगी, कोई नहीं करना चाहेगा. लेकिन हमें नहीं पता होता कि वी आर गोइंग टू मिसयूज द स्टैटिस्टिक्स, कि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो रहा है. तो वी शुड टेक केयर अबाउट दैट. नाउ आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन ऑन द टाइटल. मैं दिए गए शीर्षक पर अपना प्रस्तुतिकरण अब शुरू करता हूं. बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे. Madam Jaya, my screen is visible or not? Yes, sir, it is visible. On full screen? Yes, sir, full screen. Okay, thank you. Okay, sir. शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से. जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि आई डिवाइडेड माय प्रेजेंटेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. शुरू करते हैं सबसे पहले भाग से, मीनिंग ऑफ रिसर्च. हो सकता है कुछ सहभागी, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हों जो बिल्कुल नए हों, तो एक रिसर्च के कंसेप्ट की, रिसर्च की अवधारणा की बात भी कर लेते हैं. शुरू करते हैं रिसर्च से. यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डिराइव्ड अप्रोच, दिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च. नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है. हम सब जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है री और सर्च. और दोनों शब्दों का अर्थ भी हम जानते हैं. डिक्शनरी मीनिंग दोनों का हम शब्दकोश का अर्थ देखें. री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट. इट मीन्स, कुल मिलाकर अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हमारे सामने उत्तर आया कि टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज रिसर्च. लेकिन इसको थोड़ा विस्तारित करते हैं, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन. वो जानना बहुत जरूरी है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, बहुत छोटा एग्जाम्पल. मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, वो स्कूल में गया है और नया एडमिशन उसने लिया है, प्रवेश अभी प्राप्त किया उसने, और टीचर ने मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ाया, एडिशन सब पढ़ाया मैथमेटिक्स के टीचर ने. और 3-4 दिन बाद टेस्ट लिया कि बेटा 2 + 2 क्या होता है. उसका उत्तर होगा 4. क्या इससे अच्छा उत्तर कहीं मिल सकता है? आप सब कहेंगे कि नहीं, इससे अच्छा उत्तर नहीं मिल सकता, कि 2 + 2 = 4, इससे अच्छा उत्तर नहीं मिल सकता. तो अनुसंधान या शोध के क्षेत्र में ऐसा क्यों कि 2 + 2 = 4? इट मींस, हम सब जानते हैं कि रिसर्च एक प्रॉब्लम से, क्वेश्चन से शुरू हुआ और आंसर मिला. और यह भी हम जानते हैं कि आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन, आंसर और सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसा क्यों? तो जो ये उदाहरण मैंने दिया छोटा सा कि 2 + 2 = 4, these types of answers are known as standard answers.
इस प्रकार के उत्तर कहलाते हैं स्तरीय आंसर। बट वी शुड कीप इन योर माइंड दैट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर। अनुसंधान के क्षेत्र में कोई स्तरीय उत्तर नहीं है। जिस दिन वो स्टैंडर्ड आंसर मिला, दैट बिकम्स ए थ्योरी, दैट बिकम्स ए प्रिंसिपल, उस दिन उस सिद्धांत की उत्पत्ति कर देता है। दैट बिकम्स ए थ्योरी, उसने सिद्धांत का रूप ले लिया। तो इसलिए कुल मिलाकर अभी तो हम शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च। और दूसरा उत्तर हमें मिला अभी इस चर्चा में कि व्हाट इज द नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन। आंसर इज since there is no standard answer in the field of research, so there is a need to find out again and again to find out the standard answer, to generalize the results. और आगे बढ़ते हैं हम। अगेन आई रिपीट, मैं दोहराता हूं दोबारा कि हम केवल अर्थ की बात कर रहे हैं, हम शोध के अर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें केवल हमने शाब्दिक अर्थ की बात की है। इस पूरी जर्नी की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि यह एक प्रक्रिया है, रिसर्च इज ए प्रोसेस, कोई नई बात नहीं है। प्रोसेस क्यों है उसकी चर्चा भी करेंगे, प्रोसेस क्यों कहा गया। लेकिन उससे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रॉब्लम, इट मींस द स्टार्टिंग लाइन इज प्रॉब्लम एंड द फिनिशिंग लाइन इज सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर शोध एक जर्नी है, एक यात्रा है, समस्या से शुरू होकर और समाधान तक की। और वी हैव टू अंडरगो ए प्रोसेस, और हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो प्रोसेस क्यों? सिंस वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज, हम प्रॉब्लम से लेकर, समस्या से लेकर समाधान तक विभिन्न कोई एक गतिविधि तो करते नहीं है। वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, हम विभिन्न गतिविधियां करते हैं। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस की परिकल्पना का निर्माण करते हैं, डेटा आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसका अर्थ हुआ कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक की जर्नी में विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। और हम यह भी जानते हैं कि जहां पर एक से अधिक गतिविधियां होती हैं उसको हम एक प्रक्रिया का नाम देते हैं। तो अभी तक की चर्चा में क्या अनुसार यह कहा जा सकता है कि रिसर्च इज ए प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। क्यों की जाती है एक्टिविटीज? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। एक छोटी सी परिभाषा का निर्माण अभी हमने किया। रिसर्च इज अ प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट सिस्टमेटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो एक शब्द और आया सिस्टमेटिक। तो क्या हम रिसर्च को सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो क्या रिसर्च नहीं होगी? क्या रिसर्च तो तब भी होगी चाहे परिणाम किसी भी प्रकार के आए। तो पहली बात तो यह कि यदि सिस्टमेटिक करेंगे तो कैसा होगा, सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो कैसा होगा। उसके उत्तर में इफ वी डू, घर का कार्य सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तो नहीं होगा क्या? तब भी होगा, लेकिन ठीक से नहीं होगा। यदि शोध के क्षेत्र की बात करें, इन केस ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मैक्सिमम, अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मिनिमाइज्ड। यदि किसी गतिविधि को, जो यहां हम बात कर रहे हैं शोध की, यदि हम सिस्टमेटिक करेंगे तो सफलता की संभावनाएं उच्चतम होंगी, अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमाइज्ड। एनी इन्वेस्टिगेटर, कोई भी शोधार्थी, ऑलवेज वांट टू अटेन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो वी डू रिसर्च इन ए सिस्टमेटिक वे विद ए सिस्टमेटिक अप्रोच। अब और आगे बढ़ते हैं। तो क्या सिस्टमेटिक का अर्थ क्या है? सिस्टमेटिक को ठीक से समझने के लिए द वर्ड सिस्टमेटिक हैज टू इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जो सिस्टमेटिक शब्द है इसमें दो विशेषताएं छुपी हैं। जब तक इन दो विशेषताओं की पूर्ति नहीं की जाती तब तक उस गतिविधि को, जो कि शोध है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक नहीं कहा जा सकता। देन द क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न उठा, व्हाट आर दीज टू इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ड सिस्टमेटिक? फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, क्रम। वी हैव टू फॉलो ए सीक्वेंस। आप ये तो नहीं कहेंगे आरडीसी के सामने, रिसर्च डिग्री कमेटी के सामने टाइटल फाइनल होता रहेगा, पहले मुझे अनुमति दीजिए डेटा कलेक्ट करने की। नो, वी हैव टू फॉलो ए सीक्वेंस। Second main inbuilt characteristic of the word systematic is this should be well defined. यह सटीकता से परिभाषित हो, मीन्स वो प्रक्रिया सटीकता से परिभाषित हो। इसका अर्थ है कि every individual should lead to the same type of conclusion and meaning, कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष उसका अर्थ एक ही निकालता हो,
otherwise that will be considered as ill defined. तो अभी तक हम केवल पहले भाग की बात कर रहे हैं कि शोध का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ की बात की और इस पूरी प्रक्रिया की बात की और एक परिभाषा का निर्माण किया। और इस परिभाषा को मैं दोबारा दोहराता हूं कि रिसर्च इज अ प्रोसेस whereas activities are carried out systematically to find out the solution of any problem. ठीक, लेकिन एक बात और एक और मुद्दा है जिसकी चर्चा हमें यहाँ पर कर लेनी चाहिए, वो है कि व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम की, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई, प्रॉब्लम से हुई। प्रॉब्लम नहीं होती तो रिसर्च की आवश्यकता नहीं थी। समस्याओं के निवारण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए वी डू रिसर्च, हम शोध करते हैं, शोध कार्य करते हैं। तो इस प्रॉब्लम की उत्पत्ति कहां से हुई, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट ने आपको कहा कि बाजार से सब्जी खरीद लाइए, समस्या उत्पन्न हुई ना। समस्या उत्पन्न क्यों हुई, देयर इज ए वैरायटी, देयर इज ए चॉइस, कि बाजार में क्या है, चॉइस है। यदि सब्जी नाम की एक छोटा सा एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो समस्या आई क्योंकि देयर इज अ चॉइस। चॉइस नहीं होती तो प्रॉब्लम नहीं होती। चॉइस मींस वैरायटी, और सब्जी में भी भिंडी है, आलू है, और भिंडी में आलू में भी सब वैरायटी है, ये इतने रुपए किलो है, ये इतने रुपए किलो है, ये इतने रुपए किलो। वेयर देयर इज अ चॉइस देयर इज अ प्रॉब्लम, वेयर देयर इज अ वैरायटी देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन चॉइस और वैरायटी तो दैनिक जीवन में, दैनिक भाषा के शब्द है हमारे, लेकिन यहाँ तो हम अनुसंधान या शोध की बात कर रहे हैं। तो एक शब्द है वेरिएंस, वेरिएंस मींस स्कैटर्डनेस और कॉम्पैक्टनेस, डिफरेंशिएशन। वेयर देयर इज अ वेरिएंस देयर इज अ प्रॉब्लम, जहां वेरिएंस होगा वहां प्रॉब्लम होगी। लेकिन वेरिएंस भी प्योरली, पूर्ण रूप से कहाँ का शब्द है, वो भी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का शब्द है। दिस इज अ टर्म दैट बिलोंग टू स्टैटिस्टिक्स। तो एक आया शब्द वेरिएबल, तो ऑरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझ लें ठीक से, क्योंकि सारी कहानी जो आगे चलेगी उसमें बार बार चर्चा होगी वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, हिंदी में कहेंगे हम चर। तो वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक that has the tendency to change with respect to time, place, individual. वेरिएबल, चर, वह विशेषता है जो समय अनुसार बदलती हो, स्थान अनुसार बदलती हो, व्यक्ति अनुसार बदलती हो, जो परिवर्तनशील हो इन तीन के अनुसार, व्यक्ति, स्थान, समय। टेम्परेचर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एग्रेशन है, रेस्टिंग हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोज लेवल है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वेरिएबल के। आगे चलते हैं। अभी तक इस पहले भाग की चर्चा हमने की, मीनिंग ऑफ रिसर्च। अगेन आई रिपीट, इसमें तीन बातें हुई है मुख्य। पहला, शाब्दिक अर्थ क्या है, टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च। दूसरी बात हुई कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, उसके बारे में चर्चा हुई, इज अ प्रोसेस, कैसे, चर्चा हो चुकी है। और तीसरी बात हमारी यहाँ पर हुई कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, तो वेरिएबल इज द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम। और वेरिएबल को जानना कि वेरिएबल क्या है, ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल, जो समय अनुसार बदलता हो, स्थान अनुसार बदलता हो, व्यक्ति अनुसार बदलता हो। अब आगे चलते हैं। आफ्टर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ रिसर्च, आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। एक संक्षिप्त में शोध के अर्थ की चर्चा के बाद अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगला भाग है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। यहाँ एक बड़ा एक आप सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, एक शंका उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अलग अलग लिटरेचर आप पढ़ेंगे, किसी ऑथर ने किसी अलग तरह से क्लासिफाई किया है, किसी ऑथर ने किसी अलग तरह से क्लासिफाई किया है। तो इसलिए क्यों, यदि आप सभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सहभागी हैं, इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पूरे समूह को 200, 400, 500 जितने भी होंगे, क्या विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं? आप कह सकते हैं यस। तो मैंने कहा कि बांट दीजिए, तो आपने कहा सर हो सकता है मेल फीमेल। मेरा अगला प्रश्न होगा क्यों बांटा भाई? तो आपने कहा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या यही क्लासिफिकेशन हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स।
आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी हो सकता है। इट मीन्स, तो निष्कर्ष हमारा निकला, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल, कि विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। वर्गीकरण कोई एक तरह का नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग आधारों के आधार पर अनुसंधान का या शोध का वर्गीकरण किया है, विभिन्न भागों में क्लासिफाई किया है। लेकिन जो मैं क्योंकि मुझे एक सीमित समय दिया गया है, आयोजकों के द्वारा केवल 2 घंटे बात करनी है, लगभग 20-30 मिनट बात हो चुकी है, तो इसलिए पूरे क्लासिफिकेशन की चर्चा के लिए, एक विस्तार से चर्चा के लिए तो बहुत अधिक समय चाहिए। तो एक मेन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि अधिकतर ऑथर्स ने, अधिकतर लेखकों ने दिया है। केवल एक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, ना ही हम बेसिक एक्शन और अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे, ना ही हम एनिमल और ह्यूमन रिसर्चेस की बात करेंगे, लेकिन हम केवल बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी। प्रक्रिया या विधि के आधार पर यदि हम अनुसंधान के पूरे क्षेत्र को विभिन्न भागों में विभाजित करना चाहें, तो वी डिवाइड इनटू 5 कैटेगरीज, हम 5 विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। तो 5 विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहला, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान। इस प्रायोगिक अनुसंधान को भी जान ले, प्रायोगिक अनुसंधान सिंपल भाषा में, लेमैन की भाषा में, द स्टडी इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, भविष्य पर आधारित कोई भी अध्ययन होगा वह कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन इट्स इनकम्प्लीट मीनिंग, जो कि भ्रमित भी कर सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक परिकल्पना पूर्ण उदाहरण का निर्माण करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, कि इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव। कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट कि सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर नकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, या कोई प्रभाव है ही नहीं। यह कोई भी अनुसंधान करता जानना चाहता है। इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। तो इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में जो चरों की बात हो चुकी है, इससे पहले स्लाइड में हमने बात की थी कि ऑरिजिन ऑफ प्रॉब्लम इज वेरिएबल। तो चर क्या हुए, हमारे पास 2 चर हैं, वी हैव 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज मॉर्निंग वॉक, सेकंड वन इज ब्लड प्रेशर। तो इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल, द मॉर्निंग वॉक विल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ब्लड प्रेशर विल बी कंसीडर्ड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर को तो हम स्वतंत्र चर की श्रेणी में रखेंगे, और ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को हम आश्रित चर की श्रेणी में रखेंगे। तो नो वेरिएबल कैन बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट परमानेंटली। किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट परमानेंटली नहीं कहा जा सकता। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी, वो अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में ऐसा है, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में ऐसा है। तो investigators interest is to find out the change in dependent variable only due to independent variable। किसी भी शोधार्थी का उद्देश्य है कि इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कि जो परिवर्तन आया ब्लड प्रेशर में केवल मॉर्निंग वॉक के कारण आया, वो ज्ञात करना। जो कभी क्या ब्लड प्रेशर में जो परिवर्तन आएगा, क्या मॉर्निंग वॉक के कारण आएगा? कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो बाह्य चर भी हैं अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, सोशल बैकग्राउंड है, डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में जो कि है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉर्निंग वॉक, इसके अतिरिक्त भी दूसरे का चर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट को कैसे आयोजित करना है वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या, तो चेंज इन डिपेंडेंट, आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं मुख्य बिंदु पर आ रहा हूं कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन चेंज इन ब्लड प्रेशर ओनली ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस ओनली ड्यू टू मॉर्निंग वॉक इज नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएंस, चेंज ड्यू टू ट्रीटमेंट। और हमारे एग्जांपल में ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, मॉर्निंग वॉक।
change in dependent variable other than independent variable means due to heredity, environment, daily routine, lifestyle, etc. That is known as error variance. So experimental research or the principle of experimental research is maximization of treatment variance and minimization of error variance. इसमें हमारा उद्देश्य, हमारा मीन्स एक शोधार्थी का उद्देश्य होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस बाय अडॉप्टिंग ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। एक सटीक प्रायोगिक अभिकल्पों के माध्यम से हम इनको आयोजित करते हैं। अगली बात करते हैं, केवल अर्थ जानना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। कुल मिलाकर एक सेंटेंस मेन है, दिस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। आगे चलते, सर्वे स्टडीज, सर्वेक्षण अध्ययन। लेमैन की भाषा में आपसे मैंने बात की थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, बेस्ड ऑन फ्यूचर। और आगे बात की थी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। उसी प्रकार से सर्वे स्टडीज क्या है, सर्वेक्षण अध्ययन क्या है, स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेटस। सर्वेक्षण क्या है, वर्तमान दशा पर आधारित हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। एनी स्टडी बेस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेटस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्वे स्टडीज। कोई भी अध्ययन जो वर्तमान दशा पर आधारित हो वो सर्वेक्षण होगा। भूतकाल का सर्वेक्षण नहीं करते हम, भविष्य का सर्वेक्षण नहीं करते हम। वी डू सर्वे ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज। सर्वेक्षण अध्ययन विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इट मींस सर्वे स्टडीज आर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स on the basis of methodology. Since different types of methodologies are adopted to conduct surveys, historical research की अभी बात करेंगे, philosophical की बात करेंगे, case studies की बात करेंगे। पहले सर्वे स्टडीज का एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेटस बात करते, कंपैरेटिव सर्वे, तुलनात्मक सर्वे भी हो सकता है। इट मींस कंपैरिजन ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, महिला और पुरुषों की जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन। इट मींस इन दिस we have to compare or we can compare two or more than two groups by selecting any variable. Second, next one is, अगला क्या हो सकता है, relationship studies. We can also establish the relationship between the variables, relationship between anxiety and stress, relationship between smoking and risk of cancer. It means we can establish or we can find out the relationship between two or more than two variables by conducting relationship surveys, by conducting the survey studies based on the relationship. पर सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए आप में से किसी एक व्यक्ति विशेष ने एक अध्ययन कर डाला, रिलेशनशिप ऑफ साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस, जूते के आकार का और बौद्धिक क्षमता के बीच में सहसंबंध, और बाय चांस आंसर आ गया यस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस, तो आपकी फाइंडिंग तो बड़ी अटपटी होगी। कैसी होगी कि इंटेलिजेंस बढ़ानी है तो बड़े जूते साइज के पहनना शुरू करो। मे बी इट मींस on the basis of relationship studies we cannot establish the cause and effect relationship. सहसंबंधात्मक सर्वेक्षण के आधार पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर सकते। फॉर दैट वी हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए हमें एक प्रयोग आयोजित करना होगा। प्रिडिक्शन स्टडीज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइप ऑफ सर्वेज। प्रिडिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडिक्शन? हिंदी में तो अर्थ होगा ना भविष्यवाणी करना। वास्तव में भविष्यवाणी शब्द एप्रोप्रिएट नहीं है, होना चाहिए एस्टिमेशन स्टडीज, अनुमान। शोधार्थी अनुमान लगा सकता है, शोधार्थी भविष्यवाणी नहीं करता। तो कुछ ऑथर्स ने इसको प्रेडिक्शन स्टडीज कहा है, किसी ने इसको एस्टिमेशन स्टडीज कहा है, किसी ने इसको प्रोफेसी स्टडीज कहा है, किसी ने इसको प्रोग्नोस्टिकेशन स्टडीज कहा है, लेकिन है तो एक ही बात, इट मींस वी प्रिडिक्ट। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी के घर लड़के का जन्म हुआ, लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ तो समाज हमारा ऐसा जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा, लड़का पैदा हुआ है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, दादा दादी नाना नानी मामा मामी सब इकट्ठे हो गए। पड़ोस की महिला भी, सहेली थी, जो बेटा पैदा हुआ उसकी माँ की सहेली थी, वो भी गई हुई थी, सेवा में लगी हुई थी।
उस महिला ने जो पड़ोस की थी वो घूर कर कभी बच्चे को देख रही थी, कभी सबको देख रही थी, और कभी उसकी माँ को देख रही थी, और उसकी माँ को कहती है बच्चे की, जो कि माँ के बगल में लेटा हुआ था, कि भाई आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। उसने पूछा क्यों मैं भाग्यशाली कैसे हूं? इसलिए भाग्यशाली है कि आपका लड़का बड़ा होकर लंबा चौड़ा बनेगा, 6.5 फुट का। ऐसी कौन सी अंतर्यामी थी? शी वॉज इंटेलिजेंट लेडी, शी प्रिडिक्टेड अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। उसने अज्ञात की भविष्यवाणी कर दी ज्ञात के आधार पर। दादा दादी नाना नानी मामा मामी सारे रिश्तेदार लंबे हैं तो होना है लंबा, हेरिडिटिकल इफेक्ट आएगा, कौन सी नई बात थी? शी प्रिडिक्टेड अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। So by the help of prediction studies, we predict unknown on the basis of the known. अगला सर्वे हो सकता है डिस्क्रिप्टिव सर्वेज। लाइब्रेरी आप देखेंगे तो भरी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। तो अभी तक हम जो कि अभी तक की चर्चा हुई कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, हम अनुसंधान के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। और अब तक जो कि हम बात कर चुके हैं कि 5 विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसमें से 2 भागों की चर्चा हो चुकी है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 2 क्लासेस, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे। अब बात करेंगे नेक्स्ट की हिस्टोरिकल रिसर्चेस। उसमें एक ही बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, स्टडीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल पास्ट। एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री, ओनली वी हैव टू आइडेंटिफाई द मीनिंगफुल पास्ट। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन मीनिंगलेस पास्ट। नेक्स्ट इज फिलोसॉफिकल स्टडीज, फिलोसॉफिकल दर्शन अनुसंधान, स्टडीज बेस्ड ऑन विजन व्यूज आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि फिलोसफी है क्या, फिलोसफी में होता क्या है, फिलोसफिकल रिसर्चेज में होता क्या है। अभी तक तो बात करें स्टडीज बेस्ड ऑन विजन, दूरदर्शिता पर आधारित, दृष्टिकोण पर आधारित। लेकिन फिलोसफी क्या है, आपने कभी ध्यान दिया है? आई बिलोंग टू हरियाणा, और हरियाणा में एक वैसे ही मजाक का काफी चलन रहता है। तो 2 व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती तो हम कहते क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है, इट मीन्स कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिलोसफी होगी। एक कहावत बनी हुई है, इट इज दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन नेचर। आपसे मैं पूछूं, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, अभी मान लीजिए मेरा भाषण आप सुन रहे हैं, आपके पड़ोस में कल्पना कर लीजिए कोई बैठा है और उसने जो शर्ट पहनी हुई है, मैं पूछ रहा हूँ कि शर्ट कैसी लग रही है? आप कहेंगे कि सर बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है। मैं कहूंगा अभी नहीं, क्यों अधूरा जवाब क्यों दे रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तो अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छी है। तीसरा कह रहा है नहीं ये तो बहुत ही बहुत अच्छी है, और मैं कहता हूं द शर्ट इज अल्टीमेट। अच्छे से बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, अल्टीमेट इज दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट। जहां अल्टीमेट शब्द की बात करें, अल्टीमेट मींस दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट। इट मींस in philosophical researches, in philosophy, ultimate vision is established। एक अल्टीमेट विजन स्थापित किया जाता है। जो अल्टीमेट विजन होता है, जो अल्टीमेट विजन है, दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो आगे चलते हैं, फिलोसफिकल के बाद हम बात करते हैं, बात करेंगे केस स्टडीज की। वी विल डिस्कस अबाउट द केस स्टडीज इन डिटेल। केस स्टडीज मींस स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट, किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन केस स्टडी कहलाता है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। क्लास हो सकती है, कास्ट हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, अप्रेंटिस हो सकता है, इवेंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने केवल क्लासिफिकेशन ऑफ की बात की। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 5 डिफरेंट क्लासेस, दैट इज experimental research, survey studies, historical research, philosophical research and case studies। 2 भागों की बात हो चुकी है अभी तक। पहले भाग में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ रिसर्च की, दूसरे भाग में बात की है क्लासिफिकेशन, अनुसंधान का वर्गीकरण। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च की। आई विल डिस्कस अबाउट द स्टेप ऑफ रिसर्च की। व्हाट आर द स्टेप्स? तो स्टेप्स के संदर्भ में भी एक ही उत्तर होगा कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चरणों की बात की होगी, अनुसंधान की या शोध की। लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स हैं, जो कि अधिकतर ज्ञाताओं ने, प्रगाढ़ विद्वानों ने, जो कि शोध के क्षेत्र के जो प्रगाढ़ विद्वान हैं, उन्होंने जिन चरणों की बात की है, जिन स्टेप्स की बात की है, उन सब स्टेप्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम।
एक परिकल्पना पूर्ण उदाहरण लेते हैं साइकोलॉजी। कोई भी मनोविज्ञान का विद्यार्थी है, वो अनुसंधान या शोध कार्य करना चाहता है साइकोलॉजी का, तो मैं आपसे पूछूं जो कि मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है या होमोजीनियस इन नेचर? आपका उत्तर होगा सर हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, एडल्ट साइकोलॉजी भी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी है, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है, इसमें मोटिवेशन भी है। तो मेरा अगला प्रश्न होगा, क्या किसी हेट्रोजीनियस फील्ड को लेकर क्या आप अनुसंधान कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हेट्रोजीनियस फील्ड को लेकर तो अनुसंधान नहीं कर सकते, क्षेत्र तो कोई होमोजीनियस ही होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो अनुसंधानकर्ता ने डिसाइड किया, एक शोधार्थी ने डिसाइड किया कि साइकोलॉजी से एक मोटिवेशन, एक छोटा सा फील्ड लिया मोटिवेशन। तो यह मोटिवेशन जो फील्ड है, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट है, इसके बारे में भी यदि मैं पूछता हूं दैट इज हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, तो उसके बारे में भी आप कहोगे कि सर यह तो हेट्रोजीनियस है। तो इसमें भी तो और आगे बढ़े तो मोटिवेशन में भी एक वेरिएबल लिया इंसेंटिव मोटिवेशन। इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज नथिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम तो इतना है, रिड्यूसिंग हेट्रोजेनिटी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी विषय की हेट्रोजेनिटी को घटा देना ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। तो अब प्रश्न उठा, टू विच एक्सटेंट वी हैव टू रिड्यूस द हेट्रोजेनिटी, किस हद तक हमें इस हेट्रोजेनिटी को रिड्यूस करना, कहीं तो रुकना होगा ना। द आंसर इज टिल द सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। जहां चरों का चयन हो गया, इट मींस वी हैव रिड्यूस्ड द हेट्रोजेनिटी ऑफ सब्जेक्ट। उसको और अच्छा जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या करें इसमें। तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहला, फर्स्ट वन इज डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन कीजिए। सेकंड वन इज टाइटल राइटिंग, टाइटल लिखिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव राइटिंग, कुछ ऑथर्स ने कहा है उद्देश्यों का निर्माण भी, द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आल्सो कम्स अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आप पूर्ण रूप से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं कर सकते बिना ऑब्जेक्टिव्स के निर्धारण के, विदाउट डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पर्टिकुलर स्टडी। तो अब शुरू करते हैं डिफाइन वेरिएबल से। डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन कीजिए। जो हमारा हाइपोथेटिकल एग्जांपल था इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो कि प्रायोगिक अनुसंधान के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय फ्रेम किया था इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। तो आप कह सकते हैं इन दिस स्टडी मॉर्निंग वॉक विल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ब्लड प्रेशर विल बी कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस वी डिफाइंड वेरिएबल कि इन आवर स्टडी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्वतंत्र चर कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और वी शुड आल्सो इंक्लूड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आल्सो। सो टाइटल राइटिंग, टाइटल कैसा हो। अब यहाँ पर चर्चा होगी कि मैं जो कि बताने जा रहा हूँ कि अच्छा टाइटल ऐसा होना चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे टाइटल गलत है, लेकिन ये सजेस्टिव अप्रोच है, एक सुझाव दिया गया है। टाइटल शुड हैव द फॉलोइंग, एक टाइटल में, एक अच्छे शीर्षक में निम्नलिखित बातें, निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। कौन कौन से? द टाइटल शुड टॉक अबाउट वेरिएबल, टाइटल में वेरिएबल की चर्चा हो। हमारा हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या था? इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, तो वेरिएबल की चर्चा है, यस वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड, इट मींस मॉर्निंग वॉक एंड ब्लड प्रेशर। सेकंड वन इज द टाइटल शुड टॉक अबाउट मेथोडोलॉजी आल्सो। इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, क्या मेथोडोलॉजी की चर्चा है टाइटल में? यस। इफेक्ट शब्द अपने आप में प्रदर्शित कर रहा है मेथोडोलॉजी को। इट मींस वी आर गोइंग टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, कि हम प्रायोगिक अनुसंधान करने वाले हैं। द टाइटल शुड टॉक अबाउट पॉपुलेशन, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, क्या इसमें पॉपुलेशन की चर्चा? नहीं। इसका मतलब इसमें पॉपुलेशन की चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, टाइटल को अच्छा समझा जाएगा, सटीकता आएगी। इट मींस द टाइटल इज इनकम्प्लीट इन नेचर, ये अपने आप में अपूर्ण है, इसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर ऑफ महंत कॉलेज फीमेल्स, महंत कॉलेज की छात्राओं पर सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव। इट मींस नाउ द टाइटल कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट टाइटल। अब कहा जा सकता है कि एक टाइटल पूर्ण टाइटल है, क्योंकि उसमें वेरिएबल की चर्चा भी है।
उसमें मेथोडोलॉजी की चर्चा भी है, उसमें पॉपुलेशन की चर्चा भी है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन उत्पन्न होगा हर शोधार्थी के मस्तिष्क में कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करें। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में इंस्टेड ऑफ द पॉपुलेशन द टाइम पीरियड इज गिवन, कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन होते हैं, कुछ सम्मिलन, कुछ ऐसी चीजों का किया, ऐसी बातों का किया जाता है टाइटल में, दैट इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टडी। जिसमें कि एक एग्जांपल आपके सामने उदाहरण दिया मैंने कि इन हिस्टोरिकल रिसर्चेस टाइम पीरियड शुड बी मेंशन्ड, एक समय अवधि मेंशन करना ठीक रहता है। ऑब्जेक्टिव राइटिंग मींस वी हैव टू राइट an objective. The objective of the study shall be to find out the effect of morning walk on blood pressure. लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, भाषावली कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक अच्छे ऑब्जेक्टिव का निर्माण हमें करना चाहिए। तो पहले स्टेप का हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, अब हम क्या करें? प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करें? अब कुछ नहीं, वी शुड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। अब हमें करना चाहिए परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण, कि हाउ टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। उससे पहले हम जान ले कि हाइपोथेसिस क्या है। आप सबके उत्तर यही होंगे, प्री अजम्पशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नोन एज हाइपोथेसिस, एक संभावित उत्तर। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरी टेंटेटिव आंसर ऑफ ए प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज हाइपोथेसिस। प्रत्येक संभावित उत्तर किसी भी समस्या का परिकल्पना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लॉजिक तो होना चाहिए, कुछ तर्क तो होना चाहिए, कुछ सपोर्ट तो होना चाहिए, कुछ बेस तो होना चाहिए। ओनली इंटेलिजेंट आंसर्स आर नोन एज हाइपोथेसिस। इस पूरे की चर्चा करेंगे। ओनली इंटेलिजेंट अजम्पशंस आर नोन एज हाइपोथेसिस। अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। टाइप में आपने सुना होगा नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, लेकिन These are forms of hypothesis। यहाँ भी कुछ ऑथर्स ने नल और अल्टरनेट को टाइप्स में कहा है, किसी ने फॉर्म्स में कहा है, किसी ऑथर ने। तो किसी एक ऑथर के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। The author divided on the basis into 3 categories: research hypothesis, statistical hypothesis and operational hypothesis। रिसर्च हाइपोथेसिस भी दोनों प्रकार की हो सकती है, अल्टरनेट और नल हो सकती है। स्टैटिस्टिकल भी अल्टरनेट नल हो सकती है। लेकिन क्योंकि समय कम है, इनकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल ऑपरेशनल हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑपरेशनल हाइपोथेसिस इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर स्टडी। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस किसी भी अध्ययन के लिए एक विशेष रूप से बनी है। उसके लिए ऑपरेशनल हाइपोथेसिस को समझने के लिए थोड़ा सा हम बेस के बारे में बात करते हैं कि परिकल्पना के निर्माण का आधार है। ऐसा तो नहीं है जो हमारे मन में आए वही परिकल्पना कर डाली, नो, कुछ तो आधार होना चाहिए ना। तो आधार क्या है? हम सबका उत्तर यही होगा, सर लिटरेचर इज द बेस टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। जो प्रीवियस स्टडीज हैं, जो भूतकाल में अध्ययन हो चुका है, वही आधार है, उसी आधार पर हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो उस दशा में आपने मान लीजिए आज का हमारा हाइपोथेटिकल टाइटल यही है, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर ऑफ मेहनत कॉलेज फीमेल्स। और कोई शोधार्थी अध्ययन करना चाहता है तो उसने लाइब्रेरी में इंटरनेट से दुनिया भर से लिटरेचर ढूंढने का प्रयास किया। उसके सामने 2 ही दशा उत्पन्न होंगी, लिटरेचर मिला, लिटरेचर नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा, उसके सामने, शोधार्थी के सामने 2 ही दशा। कोई भी टाइटल, किसी भी शीर्षक को लेकर यदि हम शोध करते हैं और उससे संबंधित लिटरेचर ढूंढते हैं तो हमारे सामने 2 ही दशा उत्पन्न हो सकती है। Only 2 conditions may arise. First one is the literature is available. Second one is the literature is not available. Non-availability of literature is a strong base to formulate a null hypothesis. नकारात्मक सोच, शून्य परिकल्पना का निर्माण। लेकिन बहुत कम चांसेस है आज के दिन, इस मॉडर्न और नॉलेज एरा में, इस आधुनिक और ज्ञान के युग में बहुत कम संभावना है कि कोई शोध करने वाले हैं उससे संबंधित आपको लिटरेचर ना मिले। वो तो एक नया क्षेत्र हो बिल्कुल ही, जहां की यू हैव नो बेस, आपके पास कोई आधार ही नहीं है। उस दशा में हमें नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लिटरेचर इज अवेलेबल, लिटरेचर बहुत अवेलेबल है। उसमें भी 2 दशाएं उत्पन्न होती हैं, सफिशिएंट लिटरेचर इज अवेलेबल एंड इनसफिशिएंट लिटरेचर इज अवेलेबल। एज पर द एमिनेंट स्कॉलर्स, प्रगाढ़ विद्वानों के अनुसार, insufficient literature cannot be considered as a base to formulate hypothesis।
अपर्याप्त साहित्य को परिकल्पना के निर्माण का आधार नहीं माना जा सकता। Sufficient literature is required. In that case also we have to formulate a null hypothesis. तो null hypothesis का निर्माण अभी तक की चर्चा में दो दशाओं में हुआ, या तो लिटरेचर है ही नहीं या इनसफिशिएंट है, 2-4 स्टडीज मिली। सफिशिएंट लिटरेचर इज अवेलेबल, आपके पास बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध है, उस दशा में आप क्या करेंगे? उसमें भी दो दशाएं उत्पन्न होने की संभावना होती है। टू कंडीशंस में अराइज। फर्स्ट वन इज homogeneity in findings and second one is heterogeneity in findings. It means the findings are homogeneous in nature and findings are heterogeneous in nature. बहुत अधिक अध्ययन आपसे संबंधित जो विषय पर आप शोध करने वाले हैं उससे संबंधित प्रीवियस स्टडीज आपने पढ़ी, उसमें होमोजेनिटी इन फाइंडिंग्स जो बहुत कम संभावना है। देयर विल बी हेटेरोजेनेटी फाइंडिंग्स, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, और कंफ्यूज हो गया शोधार्थी, रिसर्चर कि अब मैं क्या करूं। इफ सफिशिएंट लिटरेचर इज अवेलेबल एंड दैट इज होमोजेनिटी इन फाइंडिंग्स, एंड दैट केस ही और शी हैज टू ऑप्ट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन अभी तक की चर्चा में जो बातें हुई, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं ऐसी दशा उत्पन्न होने का। इनसफिशिएंट लिटरेचर है, वो भी बहुत कम चांसेस है ऐसी दशा उत्पन्न होने का। सफिशिएंट लिटरेचर है बट देयर इज होमोजेनिटी इन फाइंडिंग्स, बहुत कम चांसेस है। सफिशिएंट लिटरेचर इज अवेलेबल बट देयर इज हेटेरोजेनेटी इन फाइंडिंग्स, अलग स्टडी, अलग अलग अध्ययन, अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। तो अब किसको आधार मानकर परिकल्पना का निर्माण किया जाए? तो उसके लिए हमने मान लीजिए कि हमारा यही हाइपोथेटिकल टाइटल है इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। तो उसमें कोई कह रहा है बढ़ता है ब्लड प्रेशर, किसी ने कहा कि कम होता है, किसी ने कहा नॉर्मल होता है, किसी ने कुछ कहा। उस दशा में कारण हो सकता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ब्लड प्रेशर मॉर्निंग वॉक, वो हो सकता है किसी ने मॉर्निंग में करवाई हो, द ट्रीटमेंट मॉर्निंग टाइम में हुआ हो, किसी का आफ्टरनून में हुआ हो, किसी की इंटेंसिटी अलग हुई हो, किसी की स्पीड की अलग अलग ह्यूमिडिटी थी, अलग अलग एनवायरमेंट था, अलग अलग टेम्परेचर था। The difference or the change in dependent variable due to independent variable may be due to different types of treatments, means different type of the nature of the treatment, जो कि मॉर्निंग वॉक की प्रकृति थी, हर जगह अलग अलग तरह की रही होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो कि हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में ब्लड प्रेशर है, किसी ने इमीडिएटली आफ्टर मॉर्निंग वॉक मेजर किया होगा, किसी ने रेस्टिंग कंडीशन में किया होगा, किसी ने लाइंग पोजीशन में किया होगा, किसी ने स्टैंडिंग पोजीशन में किया होगा। दैट डिफरेंस मे बी ड्यू टू दैट रीजन आल्सो। So, in operational hypothesis, we have to explain in detail about the independent and dependent variable. यह परिकल्पना की जाती है कि मॉर्निंग वॉक का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दोनों फॉर्म में हो सकती है, नल और अल्टरनेट। यदि मॉर्निंग वॉक सुबह 6 से 7 बजे तक 1 घंटे इस स्पीड से, इस ह्यूमिडिटी में, इस टेम्परेचर में की जाए, और ब्लड प्रेशर लाइंग पोजीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में 1 घंटे बाद मॉर्निंग वॉक के मेजर किया जाए, तो इट मींस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का। तो इट इज hypothesized that there shall not be or there shall be significant effect of morning walk on blood pressure if the morning walk is given in the morning in between 7 to 8 a.m. with this speed, in this humidity, in this temperature, and if the blood pressure is measured in a lying position, in resting condition, after 1 hour of the morning walk. So this type of language may be adopted. तो अभी तक हमने बात की, तो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम सभी कि ऑपरेशनल हाइपोथेसिस इज स्पेसिफिक टू ए स्टडी। वो किसी भी अध्ययन के लिए एक विशेष रूप से निर्माण की गई परिकल्पना कहलाती है ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। तो हमें, ये मेरा भी सुझाव है और बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों का, दिग्गजों का, जो कि अनुसंधान या शोध के क्षेत्र के हैं, उनका भी सुझाव है कि वी शुड फॉर्मुलेट ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। अभी तक की चर्चा में 2 स्टेप्स की बात कर चुके हैं हम। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और दूसरा स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं तीसरे की, कलेक्शन ऑफ डेटा। वी विल डिस्कस अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का एकत्रीकरण। आंकड़े एकत्रित करने होंगे, तो आंकड़ों के एकत्रीकरण पर अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि जो हमें समय चाहिए अधिक इस चर्चा में, इससे अगले स्टेप में डेटा एनालिसिस में अधिक समय चाहिए, लेकिन जो काम की बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का एकत्रीकरण किससे करेंगे? सैंपल कहां से लेंगे? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से क्यों लेंगे? क्योंकि हम हम जानते हैं कि सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि सैंपल है, न्यायदर्श है, जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जो गुण विद्यमान है पॉपुलेशन में वो सैंपल में भी है, ये मानकर चलते हैं ना। इसकी बात करते, मान लीजिए आपके विश्वविद्यालय ने, जहां से आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको लग्जरी प्रदान की और आप यही अध्ययन कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया, किसका? आपने सैंपल लिए 1000 में से 50 और उनका ब्लड प्रेशर हुआ और उसकी मीन वैल्यू आई 80, और आपको विश्वविद्यालय ने लग्जरी प्रदान की, जेंटलमैन अगेन सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन रैंडमली। पॉपुलेशन से सैंपल दोबारा रैंडमली निकालिए और उतने ही रखिए, और फिर दोबारा ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए और उनका मीन देखिए। क्या मीन जो 80 आया था पहली बार वो सेम आएगा? नो। और विश्वविद्यालय ने आपको लग्जरी प्रदान की, जेंटलमैन और जेंटल वुमेन, रिपीट द स्टडी 10 टाइम्स। आप अपने अध्ययन को 10 बार रिपीट कीजिए। तो क्या 10 के 10 बार सेम पॉइंट एस्टिमेट आएगा? मीन आएगा? डिफरेंट आएगा? तो फिर कैसा रिप्रेजेंटेशन? आप उसी अध्ययन को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, 10 बार मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेट ले रहे हैं, और 10 के 10 बार अलग अलग तरह का रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कैसे? तो यहां पर कंसेप्ट उत्पन्न हुआ, यहां पर बात आई सेंटर लिमिट थ्योरम की। तो क्या कहती है? मीन ऑफ ऑल मीन्स, जो हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जो 10 बार स्टडी रिपीट की गई थी, उन 10 मीन का मीन, उन 10 माध्यों का माध्य ट्रू रिजल्ट देगा, जो कभी संभव नहीं है। तो हमें एक पैरेलल आंसर चाहिए, कुछ एक पैरेलल तरीका चाहिए, विधि चाहिए, दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। Confidence interval is the interval about that we are confident about our results, or we can say that by the help of confidence interval we can test the quality of our results. Confidence interval के माध्यम से हम अपने परिणामों की गुणवत्ता को जान सकते हैं। आगे बढ़ते, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा कहां से लिया हमने? सैंपल से। सैंपल कहां से आया? पॉपुलेशन से। तो एक शब्द है फ्रेम, आपने सुना होगा फ्रेम, फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम मीन्स फोटो है, उसका फ्रेम मीन्स बाउंड्री। तो पॉपुलेशन का भी फ्रेम होता है। हमारे इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जो कि था इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर ऑफ महंत कॉलेज फीमेल्स, इसमें फ्रेम क्या हुआ? महंत कॉलेज फीमेल इज कंसीडर्ड एज ए फ्रेम ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि हमेशा हमें अपनी पॉपुलेशन का फ्रेम, जो कि अनुसंधान करता शोधार्थी करने वाला है, फ्रेम का ज्ञान होगा या नहीं होगा? आप में से कुछ कहेंगे कि होगा, बिना फ्रेम के कैसे हो सकती है? लेकिन फ्रेम में बी नोन, फ्रेम में नॉट बी नोन। फ्रेम का ज्ञान हो भी सकता है, फ्रेम का ज्ञान नहीं भी हो सकता। क्यों? मैं कहूं रायपुर के जेब कतरों पर अध्ययन, स्टडी ऑन द पिक पॉकेटर्स ऑफ रायपुर। तो क्या आपको 5 जेब कतरे पिक पॉकेटर्स मिल गए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 5 ही हैं। कौन बताएगा कि मैं आई एम पिक पॉकेटर? फ्रेम में बी नॉन, फ्रेम में नॉट। चंबल के डाकुओं पर अध्ययन, कैंसर के पेशेंट्स पर अध्ययन, कौन कहेगा कि मुझे बीमारी है? छुपाने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो फ्रेम में बी नॉन, फ्रेम में नॉट बी नॉन। जहां अब कुल मिलाकर इसमें भी निष्कर्ष निकालते हैं, जहां फ्रेम का ज्ञान हो वहां लेंगे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, जहां फ्रेम का ज्ञान न हो वहां हम लेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स में दुनिया भर की है। रैंडम सैंपलिंग है, सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग है, सीक्वेंशियल सैंपलिंग है, और दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में है आइस बॉल सैंपलिंग है, कन्वीनियंट सैंपलिंग है। दीज आर द एग्जांपल्स। तो अब नाउ कम टू द मेन पार्ट, मुख्य भाग पर आते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अगला स्टेप है डेटा, आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद हम करेंगे आंकड़ों का विश्लेषण। We will analyze data by taking appropriate statistical tool.
इसको थोड़ा स्लोली इसकी चर्चा करेंगे। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, this means inferential statistics. I will discuss in detail about inferential statistics, अनुमानिक सांख्यिकी, since these statistical tools and these statistical techniques are used to draw the inferences. यह अनुमान लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, अनुमानिक सांख्यिकी कहलाती हैं। These are known as inferential statistics. जितनी भी inferential statistics है, we divide into two categories. हम इन सबको दो भागों में विभाजित करते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। हमने जितनी भी हमारे पास सांख्यिकीय तकनीक है, उन सभी सांख्यिकीय तकनीकों को दो भागों में विभाजित करते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। आमतौर पर जनरली we apply the technique from the category of parametric statistics, but some assumptions should be fulfilled before applying parametric statistics. जो inferential statistics है, जो अनुमानिक सांख्यिकी है, जिसको हमने दो भागों में बांटा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, आमतौर पर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की श्रेणी से किसी भी सांख्यिकी को तकनीक को लेकर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार आमतौर पर कि there are some assumptions and these assumptions should be fulfilled. कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक उन मान्यताओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स द्वारा जो परिणाम निकले हैं, रिजल्ट्स निकले हैं, हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। The results cannot be generalized. तो क्वेश्चन उठा कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को लगाने के लिए कौन कौन सी assumptions हैं, कि वो कौन कौन सी assumption है, वो assumption fulfill होनी चाहिए। First assumption is data should be normally distributed. Normally distributed means having the maximum concentration of the scores at the center and the frequency tapers at both the ends. कि यानी आंकड़ों का फैलाव इस प्रकार का हो कि अधिक घनत्व आंकड़ों का मध्य में हो और दोनों किनारों पर, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों किनारों पर जो आंकड़े हैं वो उनका फैलाव कम होता जाए। कि having maximum concentration of the scores at the center and the frequency tapers at both the ends. इस लॉ को, इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लॉ को डेटा फॉलो करते हो, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन इज ऑलवेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे सैंपल लिया, सैंपल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते हम। और दूसरा अजम्पशन है स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसमें कि पैरामेट्रिक लगाने के लिए हमें स्केल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल या रेशियो स्केल कम से कम होना चाहिए। दूसरी तरफ non-parametric statistics can be applied in any distribution. Non-parametric statistics को हम किसी भी distribution में लगा सकते हैं, and we can apply in any scale of measurement. That can be applied in any scale of measurement. तो यहाँ पर चर्चा का विषय बना कि कैसे नॉर्मलिटी चेक करें और कौन कौन से स्केल है। इन चारों स्केल के बारे में भी जान लें और नॉर्मलिटी चेक कैसे करते हैं उसकी चर्चा भी विस्तार से कर लें। उसके लिए there are 4 scales of measurements जो हम आंकड़े एकत्रित करेंगे। केवल 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट है। इन 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट में से किसी ना किसी स्केल ऑफ मेजरमेंट में हमारे आंकड़े होंगे। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल स्केल? When the available data is in frequency or counts, जो हमारे पास आंकड़े हैं वो फ्रीक्वेंसी या काउंट में है, तो वो कहलाते हैं नॉमिनल स्केल। नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ एग्री, नंबर ऑफ डिसएग्री, नंबर ऑफ रूरल पीपल, नंबर ऑफ अर्बन पीपल, नंबर ऑफ एक्सीलेंट, नंबर ऑफ पास, नंबर ऑफ फेल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल स्केल। अब मैं कहूं नंबर ऑफ मेल्स, आप ये तो नहीं कह सकते 4.5 मेल्स है, maybe 4 or 5, it means that will be a discrete series, एक whole number होगा, count होगा, गिनती होगी, frequency होगी। Second one is ordinal scale, when we collect data in a order, maybe in a descending order, maybe in an ascending order। जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं ऑर्डर में, क्रम में, वो अवरोही क्रम भी हो सकता है और आरोही क्रम भी हो सकता है। कैसे? आप खेल रहे थे ग्राउंड में, खेलते वक्त चोट लग गई तो कमर में दर्द हुआ, बैक में जर्क लगा,
आप पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा जेंटलमैन व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन, दर्द का स्तर क्या है? आप ये तो कहेंगे नहीं 4 किलो पेन है, 5 किलो पेन है, 10 सेंटीमीटर पेन है। यू विल एक्सप्रेस इन ऑर्डर, सर बहुत अधिक है, सर मीडियम है, सर वेरी लो है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ योर फ्रेंड, आपकी जो दोस्त है उसकी सुंदरता कितनी है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे 4 किलो ब्यूटी कि ही हैज और शी हैज 4 kg ब्यूटी। आप कह सकते हैं he or she has excellent beauty, he or she has average beauty, he or she has below average beauty. It means only these are the examples, severity of pain and beauty, these are the example of ordinal scale when we measure in term of percentiles, deciles, quartiles. So third scale of measurement is interval scale. Interval scale means having same intervals in between but has no fixed zero. बीच में समान अंतराल हो पर फिक्स जीरो नहीं है। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन माइनस ऑल्सो, हैज नो फिक्स जीरो। On the other hand, ratio scale means having same intervals in between but has fixed zero. बीच में समान अंतराल हैं लेकिन फिक्स जीरो नहीं है। हाइट है, height is example of ratio scale. So again I repeat, for parametric statistics, out of these 4 scales of measurements जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इन चारों स्केल्स में से पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम कर सकते हैं केवल 2 ही दशाओं में, इंटरवल स्केल की दशा में और रेशियो स्केल की दशा में। बट ऑन द अदर हैंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड इन एनी स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स किसी भी स्केल ऑफ मेजरमेंट में उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसको हम लगा सकते हैं किसी भी अनुमान निकालने के लिए, टू ड्रॉ एनी इन्फरेंस। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट को चेक करने के लिए नो टूल इज रिक्वायर्ड, किसी टूल की, किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ज्ञान से, अपने विवेक से पता लगा सकते हैं। इतना तो विजन हम में है कि भी नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल या रेशियो है। बट टू टेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ डेटा, आंकड़ों की नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए वी हैव टू अप्लाई ए टेस्ट, वी हैव टू अप्लाई ए स्पेसिफिक टेस्ट। किसी भी परीक्षण का हमें उपयोग करना पड़ेगा। बिना परीक्षण के हम केवल आंकड़ों की प्रकृति को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो आई विल डिस्कस इन डिटेल हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी। अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि नॉर्मलिटी को कैसे चेक करें, हाउ टू चेक द नॉर्मलिटी। वी हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 3 वेज। हमारे पास 3 विधियां उपलब्ध हैं। इन 3 विधियों के माध्यम से हम नॉर्मलिटी को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकंड वन इज ए ग्राफिकल मेथड, थर्ड वन इज फॉर्मल टेस्ट। फॉर्मल टेस्ट का अर्थ है जो टेस्ट बने ही नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए है, वो दूसरा उसका काम नहीं है। वी विल डिस्कस वन बाय वन, एक के बाद एक की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। चेकिंग नॉर्मलिटी बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का नाम आते ही हमारे सामने आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। हम सब जानते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और विचलन के माप कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंक्लूडिंग स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, दीज आर डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। तो हमें ये सब डिस्क्रिप्टिव मेजर नहीं चाहिए। आउट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, जितने भी माप है उनमें से हमें 4 माप चाहिए। स्क्यूनेस की वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू चाहिए, क्यूटोसिस की वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस की वैल्यू चाहिए। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट 4 वैल्यूज, वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, वैल्यू ऑफ क्यूटोसिस, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यूटोसिस। अब प्रश्न उठा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एरर, कि स्टैंडर्ड एरर क्या है, मानक त्रुटि क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, हर व्यक्ति विशेष का कोई ना कोई प्रगाढ़ मित्र होता है, और मैं आप सबसे पूछूं कि आपका मित्र, जो प्रगाढ़ मित्र है आपका, वो कैसा है। आप कहेंगे सर बहुत अच्छा है,
तभी तो मित्रता की आपने। मैं कहूंगा कि उसमें कोई कमी नहीं है क्या? आप कहेंगे सर कमियां तो बहुत नजर आती हैं, कई बार लगता है। फिर मैंने पूछा कि फिर अच्छा क्यों बता रहे हो? फिर आपका उत्तर होगा कि हमारे समाज ने एक लेवल, एक बाउंड्री फिक्स कर दी, उस बाउंड्री, उस लेवल से नीचे की कमियां है तो वो ठीक है, जिस दिन वो क्रॉस हुआ उस दिन कहेंगे अच्छा नहीं है। इट मीन्स every individual is bound to have some error. The accepted errors are known as standard errors. In the same way, every statistical technique is bound to have some error. प्रत्येक सांख्यिकीय तकनीक की भी बाध्यता है कि उसमें एरर होगा, त्रुटि होगी। द एक्सेप्टेबल एरर इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। ये स्क्यूनेस की वैल्यू है, उसका स्टैंडर्ड एरर है। आमतौर पर एक स्टेट मेथड कहेंगे हम उसको, सीधा तरीका है जिसको पहचानना कि वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस शुड बी लेस देन 1, या एक दूसरा है जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन पैदा होगा, आप अलग अलग लिटरेचर पढ़ेंगे तो अलग अलग कंसेप्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो कि मोस्टली डिफाइंड बाय, मोस्टली एक्सप्लेन्ड बाय द एक्सपर्ट्स, उसकी अब मैं बात कर रहा हूं कि एक कंसेप्ट यह भी है कि मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस एज वेल एज क्यूटोसिस बाय 2, और जो वैल्यू आए मेक द रेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, और उस रेंज को बना दीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। यदि स्क्यूनेस की वैल्यू उसके बीच में आती है, या क्यूटोसिस की वैल्यू उसके बीच में आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में से एक की चर्चा हो चुकी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड मींस क्यूक्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट क्या करता है? इन क्यूक्यू प्लॉट वी टेस्ट द नॉर्मलिटी बाय द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। वी टेस्ट द नॉर्मलिटी बाय द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। कैसे? We know that in a graph we have 2 axes. हम जानते हैं कि ग्राफ में 2 एक्सिस है, x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। दो एक्सिस है, x एक्सिस है और y एक्सिस है, ओरिजिन 0 है। ए स्टैंडर्ड लाइन इज जनरेटेड बाय द क्यूक्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट द्वारा एक स्टैंडर्ड लाइन जनरेट की जाती है, एंड ऑल द स्कोर्स शुड बी स्कैटर्ड नियर टू दिस लाइन, और सारे स्कोर्स इस स्टैंडर्ड लाइन के आसपास स्कैटर्ड होने चाहिए। इफ ऑल द स्कोर्स आर स्कैटर्ड नियर टू दिस लाइन, वी कैन से दैट यस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज डेटा इज नॉन नॉर्मल इन नेचर। अगली बात करते हैं फॉर्मल टेस्ट की। फॉर्मल टेस्ट भी कई हैं, KST कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट, SWT शापिरो-विल्क टेस्ट, ADT एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट, RJT रेयान-जोयाने टेस्ट। चारों का काम, इसके अतिरिक्त भी और टेस्ट है, फॉर्मल टेस्ट है, इनका दूसरा काम नहीं। दीज टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट द नॉर्मलिटी। तो इनमें से किसी एक टेस्ट का चयन कर सकते हैं। जो एक कॉमन एक सॉफ्टवेयर है जो हम सब उपयोग करते हैं, उसका SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, यह सॉफ्टवेयर इन 4 में से कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट, शापिरो-विल्क टेस्ट, एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट, रेयान-जोयाने टेस्ट, इन 4 टेस्ट में से 2 परीक्षणों की, 2 टेस्ट की सुविधा प्रदान करता है SPSS। SPSS के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये कहानी थी नॉर्मलिटी की। पर आगे चर्चा हुई कि नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज। जो मुख्य बात, टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग सैंपल साइज में नॉर्मलिटी चेक करने का अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग प्रक्रिया होगी। जो हमारा कंसेप्ट हम सब जानते हैं कि कंसेप्ट ऑफ स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल, कि 30 से कम सब्जेक्ट्स पर यदि हम अध्ययन आयोजित करते हैं तो हम कहते हैं कि वी कंडक्टेड स्टडी ऑन ए स्मॉल सैंपल। इफ वी कंडक्ट स्टडी अबाउट 30 or above 30, that is known as large sample. There is some modification regarding this by statisticians. सांख्यिकी के ज्ञाताओं ने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सुधार किया है, थोड़ा परिवर्तन किया है। इंस्टेड ऑफ 2 सैंपल साइजेस, 2 सैंपल साइज की जगह नाउ देयर आर 3 सैंपल साइजेस। अभी बता दिया गया है कि 3 सैंपल साइज हैं। अब प्रश्न उठा कि 3 सैंपल साइज कौन कौन से हैं।
instead of small sample and large sample, now there are 3 sample sizes: small sample, moderate sample and large sample. Small sample का concept वही है, small sample का concept वही है, below 30 considered as a small sample. Moderate sample means 30 and above 30 and below 100 is known as moderate sample size. Large sample का concept है above 100 and above 100 is considered as a large sample. अब प्रश्न उठा जो पहले चर्चा हो चुकी है कि टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। इसका मतलब स्मॉल सैंपल की टेस्टिंग अलग तरह से होगी, मॉडरेट सैंपल की टेस्टिंग अलग तरह से होगी, लार्ज सैंपल की टेस्टिंग अलग तरह से होगी। तो हमारे पास अब प्रश्न उठा कि हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ स्मॉल सैंपल, हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ मॉडरेट सैंपल साइज and how to test normality of large sample. Let us start with the first, testing normality of small sample. Answer is there is no need to test. परीक्षण करने की आवश्यकता है नहीं. Always assume that data is non-normal in nature. मानकर चलिए कि डेटा नॉन नॉर्मल है प्रकृति से. It means directly apply non-parametric statistics. But this is exceptional in case of biological researches, बायोसाइंस रिसर्चेस, क्लिनिकल रिसर्चेस, जहां पर अध्ययन बहुत ही नियंत्रण की अवस्था में आयोजित किया जाता है, when we conduct the study in a controlled condition, this is exception. This is applicable for social sciences. Second one is moderate sample size. Testing normality of moderate sample size means if the data size of sample is in between 30 to 100, how to conduct, how to test the normality. तो हमारे पास विधियां कितनी है? हमारे पास विधियां हैं 3, डिस्क्रिप्टिव, ग्राफिकल मेथड एंड फॉर्मल टेस्ट. अब प्रश्न उठा कि किस विधि का उपयोग पहले करें. फर्स्ट अप्लाई फॉर्मल टेस्ट. सबसे पहले फॉर्मल टेस्ट का उपयोग कीजिए. फॉर्मल टेस्ट का आंसर क्या आएगा? डेटा नॉर्मल है या नहीं है, ये कहेगा कि फॉर्मल टेस्ट का आंसर होगा डेटा इज नॉर्मल और डेटा इज नॉन नॉर्मल. यदि फॉर्मल टेस्ट ने कहा डेटा इज नॉन नॉर्मल, देन एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक. यदि फॉर्मल टेस्ट ने कहा डेटा इज नॉर्मल, डोंट रिलाई 100% ऑन फॉर्मल टेस्ट, क्रॉस चेक बाय रिमेनिंग 2 मेथड्स एज पर द एक्सपर्ट्स. जो कि सांख्यिकी के ज्ञाताओं ने कहा कि पूर्णतः निर्भर मत रहिए, फॉर्मल टेस्ट क्रॉस टेस्ट कीजिए बाय यूजिंग रिमेनिंग 2 मेथड, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफिकल मेथड. तीनों कहते हैं तो मान लीजिए, देन अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. यदि अब बात करें टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ लार्ज सैंपल, कि हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ लार्ज सैंपल. विधियां 3, डिस्क्रिप्टिव, ग्राफिकल, फॉर्मल टेस्ट. सीक्वेंस विल बी सेम, क्रम वही होगा. फर्स्ट अप्लाई फॉर्मल टेस्ट. सबसे पहले फॉर्मल टेस्ट का उपयोग कीजिए. आंसर क्या आएगा? यस और नो. यदि इसने कहा यस डेटा इज नॉर्मल, तो मॉडरेट सैंपल साइज में यस था तो क्या किया था? वी क्रॉस टेस्टेड, हमने क्रॉस टेस्ट किया था. यहां पर देयर इज नो नीड टू क्रॉस टेस्ट. वी कैन 100% रिलाई ऑन फॉर्मल टेस्ट. यस डेटा इज नॉर्मल, वी कैन एक्सेप्ट द रिजल्ट्स एंड वी कैन अप्लाई डायरेक्टली पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. हम 100% विश्वास कर सकते हैं फॉर्मल टेस्ट पर. क्यों? क्योंकि these टेस्ट, फॉर्मल टेस्ट आर वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ लार्ज सैंपल एंड these आर वेरी सेंसिटिव इन केस ऑफ मॉडरेट सैंपल साइज. और यहाँ पर यदि लार्ज सैंपल में उत्तर देते हैं फॉर्मल टेस्ट की डेटा इज नॉन नॉर्मल, देन क्रॉस टेस्ट. बहुत कम संभावना है, कोई आउटलेयर्स है, कोई एक्सेप्शनल स्कोर है, डिलीट दैट एक्सेप्शनल स्कोर, देन अगेन रीटेस्ट. तो ये हमने बात की हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी. तो कुल मिलाकर अभी तक की चर्चा में, डेटा एनालिसिस की चर्चा में, आंकड़ों के विश्लेषण की चर्चा में अभी तक बात हुई कि स्केल ऑफ मेजरमेंट को जाना हमने, कि पैरामेट्रिक लगाने के लिए एटलीस्ट इंटरवल और रेशियो स्केल इज रिक्वायर्ड. ऑन द अदर हैंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड इन एनी स्केल ऑफ मेजरमेंट. दूसरी बात, वी हैव टू चेक द नॉर्मलिटी. टू अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल, बट इन फॉर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स we can apply non-parametric in case of any type of distribution, normal or non-normal distribution. अब और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की चर्चा करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक. एक कंसेप्ट जानने का प्रयास करेंगे
कि किस टेक्निक का उपयोग कहां पर होता है। हमने जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स थी, अनुमानिक सांख्यिकी थी, सभी सांख्यिकी तकनीकों को दो भागों में बांटा था, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो यहां पर हम पैरामेट्रिक टेक्निक की उपयोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा समझने के लिए पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, कंपैरेटिव एंड रिलेशनशिप। I will discuss in detail about the application of comparative and relationship statistics. कंपैरिजन के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, सबसे छोटा कंपैरिजन कैसा हो सकता है? आपका उत्तर होगा बिटवीन टू ग्रुप्स। अकेले का किससे कंपैरिजन? सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट कंपैरिजन मे बी इन बिटवीन टू ग्रुप्स टू कंपेयर टू ग्रुप। द टेक्निक which is used to compare two group is known as t-test. The technique which is used to compare more than two groups is known as analysis of variance. The technique which is used to compare by adding a covariate is known as analysis of covariance. अभी तक की चर्चा में तीन बातें आई, दो समूह है तो टी टेस्ट, दो से अधिक समूह की तुलना है तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और साथ साथ कोवेरिएट है तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अब विस्तार से चर्चा करते हैं। दो समूह की तुलना हमें करनी है। इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो क्या करना है उसको? इन्वेस्टिगेटर को टी टेस्ट का उपयोग करना है, लेकिन दो समूह के बीच में भी तीन विभिन्न प्रकार से तुलना की जा सकती है। इट मींस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। इसका अर्थ हुआ कि टी टेस्ट भी तीन विभिन्न प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज a statistical technique used to compare or used to find out the significant difference between two independent groups. स्वतंत्र टी परीक्षण वह सांख्यिकी तकनीक है जो दो समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है। उदाहरण के तौर पर कंपैरिजन बिटवीन द एंजाइटी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। महिला और पुरुषों की एंजाइटी के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। एंजाइटी है दो की, महिलाओं पुरुषों की, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नेचर महिलाओं का पुरुष, मेल्स एंड फीमेल्स, वी हैव टू सेपरेट कॉलम्स। डिजाइन की बात करें, द डिजाइन इज नोन एज स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। इट मींस स्थिर समूह तुलनात्मक विकल्प। कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में दो समूह की तुलना होगी, दोनों ही समूह इंडिपेंडेंट होंगे। डिजाइन का नाम, अभिकल्प का नाम होगा स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन, और अध्ययन की प्रकृति होगी सर्वेक्षण अध्ययन। इट मींस वी आर कंपेयरिंग मींस वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए कंपैरेटिव सर्वे। अगली बात, और हमारा हाइपोथेटिकल टाइटल है जो याद रहे, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अगली बात करते हैं डिपेंडेंट टी टेस्ट। एक और शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, अलग अलग ऑथर्स ने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का नाम अलग अलग दिया है। कहीं पर आपको स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से मिलेगा, कहीं पर आपको सिंपल टी टेस्ट के नाम से मिलेगा। अब बात कर रहे हैं डिपेंडेंट टी टेस्ट के सेकंड टाइप ऑफ टी टेस्ट की। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड टाइप ऑफ टी टेस्ट, एंड द सेकंड टाइप ऑफ टी टेस्ट इज नोन एज डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट टी टेस्ट क्या है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का क्या था? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। इसका डिपेंडेंट टी टेस्ट का हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? वही जिसकी चर्चा शुरू में थी, इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। इट मींस वी हैव टू टेक ए प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन 1, देन पोस्ट टेस्ट आफ्टर 2, जितने भी एक निर्धारित करें ट्रीटमेंट मॉर्निंग वॉक का। It means we are having two different observations of the same group in the form of a pre-test and post-test. Independent t-test था to find out the significant difference between the means of two independent groups. यहाँ पर है dependent t-test is a statistical technique used to find out the significant difference between two different observations of the same group. एक ही समूह की दो विभिन्न ऑब्जर्वेशन, जो हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में प्री और पोस्ट टेस्ट है,
उनके बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है डिपेंडेंट टी टेस्ट। अलग अलग ऑथर्स ने डिपेंडेंट टी टेस्ट को अलग अलग नामों से बताया है, तो वहां यहां भी शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। डिपेंडेंट टी टेस्ट को पेयर टी टेस्ट भी कहा गया है, डिपेंडेंट टी टेस्ट को कोरिलेटेड टी टेस्ट भी कहा गया है, डिपेंडेंट टी टेस्ट को रिपीटेड मेजर टी टेस्ट भी कहा गया है। अगले की बात करते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट। अगले की बात करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। पहले का इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या था? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। डिपेंडेंट टी टेस्ट का एग्जांपल क्या था? हाइपोथेटिकल एग्जांपल इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर। इसका वन सैंपल टी टेस्ट का कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी ऑफ महंत कॉलेज फीमेल्स विद द एंजाइटी लेवल ऑफ ब्रह्म कुमारी शिवानी। एक तरफ फीमेल्स हैं महंत कॉलेज की और एक तरफ एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। इट मींस वन सैंपल टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to compare a group with a specified constant, which is used to compare a group with a fixed value, which is used to compare a group with a target business studies में, management researches में, which is used to compare a group with a normative value। तो ये था एप्लीकेशन की बात, वन सैंपल टी टेस्ट के एप्लीकेशन की हमने बात की कि वे हाउ टू अप्लाई वन सैंपल टी टेस्ट। कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के माध्यम से हम वी कंडक्ट सर्वे स्टडी, सर्वेक्षण अध्ययन करते हैं। डिपेंडेंट टी टेस्ट के माध्यम से वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। वन सैंपल टी टेस्ट के माध्यम से वी आल्सो कंडक्ट कंपैरेटिव सर्वेज। इट मींस वी आर कंपेयरिंग बिटवीन ए सिंगल वैल्यू एंड ग्रुप। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने चर्चा की अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, by using dependent t-test, by using one sample t-test। अब आगे चलते हैं, more than two groups पहले चर्चा हो चुकी है। The technique which is used to compare more than two groups is known as analysis of variance। तो analysis of variance भी विभिन्न प्रकार के हैं। There are different types of analysis of variances। तो इसका मतलब दो से अधिक समूहों के बीच में तुलना भी विभिन्न अलग अलग रूपों में हो सकती है। We can compare more than two groups also in different forms। Now we will discuss the application of one-way ANOVA। Application of one-way ANOVA समझने के लिए, जो ठीक से समझ में आए और to keep in the entirety of mind permanently, कि हमारे माइंड स्टफ में परमानेंटली बैठ जाए इसकी उपयोगिता की जानकारी, उसके लिए हम कह सकते हैं कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। वन वे एनोवा एक्सटेंशन है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। तो अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या था? टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो इट मींस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन्स ऑफ मोर देन टू सैंपल्स। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो दो से अधिक समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हमारा हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या था? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। यहां पर हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स। वहां पर भी इंडिपेंडेंस थी, मेल फीमेल। यहां पर भी इंडिपेंडेंस है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, दोनों जगह बात समान है। आगे चलते हैं, डिजाइन वही होगा। डिजाइन विल बी स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। स्थिर समूह तुलनात्मक विकल्प यहां भी कहलाएगा, क्योंकि वहां केवल दो स्थिर समूह थे। यहां पर इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में दो से अधिक स्थिर समूह है। रिपीटेड मेजर एनोवा, इसको हम कह सकते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो हम सबके लिए। रिपीटेड मेजर एनोवा इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिपेंडेंट टी टेस्ट। रिपीटेड मेजर एनोवा डिपेंडेंट टी टेस्ट का एक्सटेंशन है। अब प्रश्न उठा कि डिपेंडेंट टी टेस्ट क्या था, जिसकी चर्चा हो चुकी है। हमारा हाइपोथेटिकल एग्जांपल था
इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर, सुबह की सैर का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव। हमने प्री टेस्ट लिया था, पोस्ट टेस्ट लिया था, और इन बिटवीन मान लीजिए 3 मंथ्स की हमारा मॉर्निंग वॉक की ट्रीटमेंट थी। मान लीजिए हो सकता है कि जो पहले 1 वीक की मॉर्निंग वॉक थी उसका ब्लड प्रेशर पर पॉजिटिव इफेक्ट था, मान लीजिए, और हो सकता है उसके बाद ओवरडोज हो गया। तो वी रिक्वायर एग्जैक्ट डेट ऑफ इंप्रूवमेंट। हमें चाहिए कि एग्जैक्ट 1 हफ्ते की काफी है, 2 हफ्ते की मॉर्निंग वॉक काफी है, 3 हफ्ते की मॉर्निंग वॉक काफी है। तो इन केस ऑफ डिपेंडेंट टेस्ट वी कलेक्टेड डेटा ओनली ट्वाइस। We have only 2 observations, pre and post. In the repeated measure ANOVA, we have to extend the study. It means instead of collecting data twice, we can collect more than 2, means observation 1, observation 2, observation 3, and so on. It means we can collect as a pre-test, we can collect as a mid-test, we can collect as a mid-test 2, and final test. It means we can say that repeated measure ANOVA is a statistical technique which is used to find out the significant difference among more than 2 observations of the same group. एक ही समूह की 2 से अधिक ऑब्जर्वेशंस के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वह कहलाती है रिपीटेड मेजर एनोवा। डिजाइन कौन सा होगा? डिजाइन तो वही होगा, रिपीटेड मेजर डिजाइन। इट मींस वी आर रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस, रिपीटेड मेजर डिजाइन। अब हम बात करते हैं अगले की, बिटवीन एनोवा। कंप्लीट नेम इज बिटवीन टू वे फैक्टोरियल एनोवा। हम इसको कहेंगे बिटवीन टू वे फैक्टोरियल एनोवा। वन वे एनोवा पर वापस चलते हैं। वन वे एनोवा का हमारा एग्जांपल क्या था? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स। यहां पर एक इसी का पैरेलल एक एग्जांपल बना लेते हैं। उसी तरह का डिजाइन वही होगा, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। कंपैरिजन ऑफ द एंजाइटी बिटवीन महंत कॉलेज, दिशा कॉलेज एंड हरिशंकर कॉलेज फीमेल्स। 3 कॉलेज आपने ले लिए। वहां पर तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बच्चे लिए थे, 3 समूह थे, इंडिपेंडेंट थे। यहाँ भी 3 इंडिपेंडेंट समूह है, कॉलेज महंत कॉलेज, दिशा कॉलेज, हरिशंकर कॉलेज। वी हैव 3 डिफरेंट कॉलेजेस। मेरा आपसे प्रश्न है कि दोनों प्रकार की स्टडीज की नेचर में, प्रकृति में कोई अंतर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है सर, वहां पर हम स्ट्रीम्स को कंपेयर कर रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, और यहां पर हम कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे हैं, महंत कॉलेज, दिशा कॉलेज और हरिशंकर कॉलेज। डिजाइन इज सेम, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। तो जो पहला एग्जांपल हमारा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जो वन वेरिएंस ऑफ वेरिएंस के चर्चा के दौरान हमने चर्चा की थी, कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसको एक टाइटल अच्छा सुधारना चाहे हम कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन एंजाइटी। यस और नो? आप कहेंगे यस। डिफरेंस है तो सब्जेक्ट अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है, डिफरेंस नहीं है तो वहां पर हम कह सकते हैं दूसरे एग्जांपल में impact of college on anxiety. If we conduct these studies separately, we have to conduct twice. Impact of subject on anxiety and impact of college on anxiety. अब इस डिजाइन को मिला देते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन बना देते हैं। कॉलम्स में हम ले लेते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मान लीजिए रोज में हम ले लेते हैं महंत कॉलेज, दिशा कॉलेज, हरिशंकर कॉलेज। इट मींस वी आर कंपेयरिंग कॉलम्स, वी आर कंपेयरिंग रोज। तो वहां पर लगेगा बिटवीन टू वे एनोवा। अब तक जितनी टेक्निक हमने की, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा, रिपीटेड मेजर एनोवा, these 5 techniques fulfill only one objective. ये सभी टेक्निक एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। बट दिस बिटवीन टू वे फैक्टोरियल एनोवा सर्व्स 3 ऑब्जेक्टिव्स साइमल्टेनियसली। यह टेक्निक 3 उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करती है। अब प्रश्न उठा कि 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वी कैन कंपेयर कॉलम्स. In our hypothetical, we can say that we can find out the impact of subject. We can compare subjects. Second objective, we can compare rows. We can find out the difference between rows. Means we can find out the impact of colleges. Mahant College,
Disha College, Harishankar College. Third one is we can find out the interaction between rows and columns. What do you mean by interaction between rows and columns? We can say that we can find out the joint impact of both on anxiety. Joint impact of both means we can find out the joint impact of subject and colleges on anxiety. तो ये था उपयोगिता किसकी? बिटवीन एनोवा. डिजाइन कौन सा होगा? फैक्टोरियल डिजाइन. कॉलम्स एन नंबर हो सकते हैं, रोज एन नंबर हो सकती हैं. 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन भी हो सकता है, 3 into 2 भी हो सकता है, 3 into 3 हो सकता है, 4 into 4 भी. That will be decided on the basis of the number of columns and rows. The name of the design will be decided on the basis of the number of columns and number of rows. अगली बात करते हैं बिटवीन विद इन एनोवा. अगली टेक्निक है बिटवीन विद इन एनोवा. बिटवीन विद इन एनोवा मीन्स यदि इससे पहला एग्जांपल था कॉलम्स में हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस. रोज में हमारे पास क्या था? कॉलेजेस महंत, दिशा, हरिशंकर. अब कॉलम्स तो मान लीजिए हम वही रखें, डिजाइन फैक्टोरियल होगा. बिटवीन विद इन 2-वे फैक्टोरियल एनोवा की बात कर रहे हैं हम. कॉलम्स में तो वही होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस. रोज में परिवर्तन कर देते हैं. इन मॉर्निंग सेशन, in afternoon session, evening session. Instead of colleges, we have taken session. College की जगह हमने session ले लिया. It means we are repeating thrice. It means observation 1, observation 2 of the same subjects, observation 3 of the same subjects. इसका मतलब columns में तो independence है, rows में dependence है. The between is used for independence, within is used for dependence. तो टेक्निक का नाम बन गया between within 2-way factorial ANOVA. It means this is a combination of experimental and survey. जिसमें इस hypothetical example में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में कॉलम्स में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. रोज में हमारे पास क्या है? सेशन है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. अगले की बात करते हैं within ANOVA, within 2-way factorial ANOVA. मान लीजिए कॉलम्स में, दूसरे एग्जांपल में बिटवीन विद इन में कॉलम्स में हमने सब्जेक्ट्स लिया 3 आर्ट्स कॉमर्स साइंस. रोज में हमने सेशन लिया मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. तो कॉलम्स में भी थोड़ा परिवर्तन करते हैं. कॉलम्स में परिवर्तन करके हम बना देते हैं सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन. इट मींस डिपेंडेंस कॉलम्स में भी होगी, डिपेंडेंस रोज में भी होगी. द विद इन वर्ड इज यूज्ड फॉर डिपेंडेंस. वी कैन फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ सेशन, वी कैन फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ सीजन, and we can find out the joint impact of season and session by using within 2-way factorial ANOVA. तो और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं. ANCOVA की बात करते हैं. Now we will discuss about ANCOVA, analysis of covariance by taking covariate. वापस चलते हैं 1-way ANOVA पर. 1-way ANOVA मीन्स हमारे पास 2 ही एग्जाम्पल थे, 2 ही वेरिएबल थे. इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन एंजाइटी. सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एंजाइटी डिपेंडेंट था. और सब्जेक्ट को हम 3 विषयों में विभाजित किया था आर्ट्स कॉमर्स साइंस में. मान लीजिए इस टाइटल को बनाए, एक फॉर्मुलेट करते हैं जिससे कि ANCOVA के एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस की उपयोगिता को जान लें. इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट on anxiety after eliminating the impact of college. तो इस दशा में सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सब्जेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंजाइटी, और कोवेरिएट हो गया कॉलेज. जो हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कितने थे? 3. महंत कॉलेज, दिशा कॉलेज, हरिशंकर कॉलेज. तो यह रहा कि ANCOVA में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ एक और आ जाएगा, दैट इज कोवेरिएट. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं रिलेशनशिप स्टैटिस्टिक्स की. अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप स्टैटिस्टिक्स.
एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि स्मॉलेस्ट कंपैरिजन कैसा हो सकता है, तो उसके उत्तर में बात हुई थी कि सबसे छोटा कंपैरिजन, स्मॉलेस्ट कंपैरिजन में बी इन बिटवीन टू ग्रुप्स ओनली। यहाँ पर अगला क्वेश्चन उपजा, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि स्मॉलेस्ट रिलेशनशिप कहाँ देखा जा सकता है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, अकेले। तो to find out the relationship between two variables, the technique which is used is known as simple correlation, that is known as Pearson product moment method of correlation. It means Pearson's product moment method of correlation is a statistical technique used to establish the relationship between two variables. Hypothetical example may be relationship between anxiety and stress, relationship between smoking and blood pressure. One variable is smoking, another variable is blood pressure. We can establish the relationship between two variables by using Pearson's product moment method of correlation. अब बात करते हैं दो से अधिक समूहों के बीच। To find out the relationship between more than two groups, the statistical technique which is used is known as multiple correlation. Hypothetical title frame करते हैं, relationship between या relationship of stress with anxiety and aggression. स्ट्रेस का संबंध एंजाइटी और एग्रेशन के साथ, यानी मल्टीपल कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ ए वेरिएबल विद अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। एक चर का एक से अधिक चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो सांख्यिकीय तकनीक कहलाती है मल्टीपल कोरिलेशन। अगली बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन के दौरान चर्चा में, ड्यूरिंग डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जांपल, दैट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस विद एंजाइटी एंड एग्रेशन। इट मींस वी investigators interest is to find out the relationship of stress with two, that is anxiety and aggression in partial correlation। एक टाइटल फ्रेम करते हैं, relationship of stress with anxiety after eliminating the effect of aggression। यहां पर partial correlation को कहते हैं, partial correlation is a statistical technique used to establish the relationship between two variables after eliminating the effect of other variables। दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने और दूसरे चरों के प्रभाव को हटाते हुए यह ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो सांख्यिकीय तकनीक कहलाती है पार्शियल कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वी कैन क्वांटिफाई द रिजल्ट्स। कैसे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कंडक्ट प्रेडिक्शन स्टडीज। शुरू में सर्वे स्टडीज की चर्चा के दौरान बात की थी, प्रेडिक्शन स्टडीज, उसका दूसरा नाम बताया गया था एस्टिमेशन स्टडीज, तीसरा नाम भी बताया गया था प्रोफेसी स्टडीज, चौथा नाम भी बताया गया था प्रोग्नोस्टिकेशन स्टडीज। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कंडक्ट प्रेडिक्शन स्टडीज, और वी कैन से दैट can be used to conduct estimation studies, or we can say that can be used to conduct prophecy studies, or we can say that can be used to conduct prognostication studies। तो रिग्रेशन एनालिसिस भी दुनिया भर के हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन मींस, चर्चा पहले हो चुकी है, टू फाइंड आउट, टू प्रिडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल लेते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ एज, उम्र के आधार पर ब्लड प्रेशर का प्रिडिक्शन। इट मींस इन बाय द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन one dependent variable is predicted on the basis of one independent variable। in our hypothetical example, dependent variable is blood pressure, independent variable is age। पर यह टेक्निक कितनी अच्छी सुविधा प्रदान करती है लीनियर रिग्रेशन, जिसको जानना हम सब के लिए अति आवश्यक है कि कैसे। In this technique, the dependent variable should always in a usual continuous manner। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ही यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में होगा, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी इन ए यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर, कैन बी इन ए डायकोटोमस, यस और नो, कैन बी इन ए कैटेगरिकल वेरिएबल।
इन तीनों वेरिएबल्स के उदाहरण लेकर एक परिकल्पनापूर्ण एक टाइटल बना लेते हैं, जिससे कि इसके एप्लीकेशन का ठीक से जानकारी हमें मिल जाए। प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ एज। इंडिपेंडेंट क्या है, एज डिपेंडेंट क्या है, ब्लड प्रेशर, दोनों ही यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में है, बात खत्म। सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग कैसा है, डायकोटोमस है, smokers and non-smokers. It means in this example, in this hypothetical example, dependent variable is blood pressure, that is in usual continuous manner, and independent variable is dichotomous in nature. Dichotomy है उसमें, yes or no में आंसर हमारे पास है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में होगा ही होगा, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में और डायकोटोमस भी। तीसरा एग्जांपल, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ रेस। चाइनीज लिए, अमेरिकन लिए, इंडियंस लिए, तो यहां कैसा हुआ, कैटेगरिकल वेरिएबल हुआ। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि हम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल में दोनों ही इंडिपेंडेंट यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में थे, दूसरे एग्जांपल में डिपेंडेंट यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में था, इंडिपेंडेंट डायकोटोमस था, तीसरे एग्जांपल में डिपेंडेंट यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में था, इंडिपेंडेंट कैटेगरिकल था। तो ये उपयोगिता की हमने बात की लीनियर रिग्रेशन की। अब बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to predict one unknown variable on the basis of more than one known variables। इसका अर्थ हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ एज, स्मोकिंग एंड रेस। हमने तीनों ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट के रूप में इकट्ठे ले लिए, जिसमें से एक यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में है एज, एक डायकोटोमस है स्मोकिंग, एक कैटेगरिकल है रेस। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में भी हो सकते हैं, तीनों इंडिपेंडेंट, तीनों में 3 4 5 जितने भी हों, सभी वेरिएबल्स यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में भी हो सकते हैं, सभी वेरिएबल्स डायकोटोमस भी हो सकते हैं, सभी वेरिएबल्स कैटेगरिकल भी हो सकते हैं, और सभी अलग अलग प्रकृति के भी हो सकते हैं। कोई एक यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में हो, कोई एक डायकोटोमस हो, कोई एक कैटेगरिकल हो, वगैरह। इट मींस कुल मिलाकर दोनों सांख्यिकी तकनीकों की यदि तुलना हम करें, इफ वी कंपेयर बोथ द रिग्रेशन एनालिसिस, दैट इज लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन, linear regression is used to predict one unknown on the basis of one known. Multiple regression is a statistical technique used to predict one unknown on the basis of more than one known. एक से अधिक ज्ञात के आधार पर एक अज्ञात की भविष्यवाणी या अनुमान जिस सांख्यिकी तकनीक से लगाया जा सकता है, वो कहलाती है मल्टीपल रिग्रेशन। अब आगे बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लीनियर की बात कर चुके हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी तक हमने बात की लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन दोनों में ही डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में होगा, इंडिपेंडेंट किसी प्रकार का भी हो सकता है, यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर, डायकोटोमस और कैटेगरिकल। बट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुविधा प्रदान की गई है हमें। कैसी? ये टेक्निक क्या कहती है? इन दिस टेक्निक अलाउज, और in this technique the dependent variable should be of dichotomous nature, और independent variable usual continuous manner भी हो सकता है, dichotomous भी हो सकता है, categorical भी हो सकता है। तो एक टाइटल का निर्माण करते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा इसकी उपयोगिता के बारे में। प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, रिस्क कि ब्लड प्रेशर कि वेदर इंडिविजुअल इज लिविंग इन द रिस्क और नॉट। वहां पर हम लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन में हम प्रिडिक्ट कर रहे थे एक्चुअल यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। हियर वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ एज, स्मोकिंग एंड रेस। इट मींस कुल मिलाकर
लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो टेक्निक है जिसमें हम एक अननोन का प्रेडिक्शन करते हैं जो कि डायकोटोमस होगा। आंसर विल बी इन यस और नो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं यूजुअल कंटिन्यूअस मैनर में, डायकोटोमस में और कैटेगरिकल वेरिएबल्स के रूप में। तो चर्चा तो काफी लंबी हो सकती थी, अभी तो एक पार्ट था नॉन पैरामेट्रिक, इट विल टेक मोर टाइम। तो आज की कहानी को यही समाप्त करते हैं। वक्तव्य के अंत में, एट द एंड ऑफ माय लेक्चर अगेन आई एक्सप्रेस माय sincere thanks to the organizers, especially to officials of the management committee of Mahant College, principal of the college, and I express my sincere thanks to each and every unit which is associated with this organization, and my sincere thanks to participants also. Now hand over to the organizer, please. Thank you, sir. Thank you, sir, for such an exciting and knowledgeable workshop. Your lecture always develops the willingness to write research paper on the same day itself. We hope all the participants might have learned about the different types of researches, about the research process, the scales, how to check the normality, and also about the different tests used in statistics, that is parametric and non-parametric tests. Now, I would hand over my mic to our respected principal, sir. Over to you, sir. थैंक यू जया, और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर राजीव सर, जिन्होंने न केवल आज की जो हमारी टॉपिक थी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इस पूरे सब्जेक्ट की सार्थकता उन्होंने लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबे समय में हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को समझाने में शायद कामयाब हुए। यही कारण है कि लगभग 200 से भी अधिक मैसेजेस सर के इस व्याख्यान को लेकर हमको लगातार मिलती रही, और हम लोगों का जो उद्देश्य था इस ई वेबिनार को लेकर या नेशनल वर्कशॉप को लेकर, जिसमें जानकर सर को भी खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष से इस वेबिनार में लोग जुड़े हुए थे, और सभी ने बहुत सूक्ष्म तरीके से सर के द्वारा जो बताई गई उन तमाम बातों को, खासकर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक मेजरमेंट के संदर्भ में जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का, चाहे वो रिग्रेशन से संबंधित बात हो या अलग अलग एनोवा के माध्यम से उन्होंने जो टेक्निक्स सारे पार्टिसिपेंट्स को बताने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से एक सार्थक प्रयास होगा। और मैं समझता हूँ कि अभी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट राजीव सर के द्वारा अभी छुपा कर रखी गई हुई है। निश्चित रूप से मैं जया चंद्रा को और भी कहूँगा कि भविष्य में भी सर को इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम इस प्लेटफॉर्म में जोड़ सके, जिससे कि पूरे जो भारतवर्ष से अलग अलग विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस शहर के बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय के मेरे कुछ मित्र प्रोफेसर, प्रिंसिपल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर सारे जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको ये निश्चित रूप से एक प्रकार का वादा करता हूं कि सर को हम रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट हमारा इस प्रकार का एक सेशन में उनको भी ले आएंगे। थैंक यू राजीव सर, और खासकर जया चंद्रा, अर्चना महाजन मैडम और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जो हमारे तमाम प्रोफेसर्स हैं जो इस पर लगातार एक्टिव रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम को कराने में निश्चित रूप से उनको भी एक प्रकार का सफलता और ये कोशिश जो है ये सार्थक हो रही है, और निश्चित रूप से उन सबका विशेष रूप से धन्यवाद। और अंत में मैं जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे इससे जुड़े हुए हैं, आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इसी विषय पर हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी सत्यनारायण जी शर्मा, और हमारे इस पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति साहब वर्मा जी और दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति पल्टा मैडम का 15 तारीख को जो चैलेंजेस है पर्टिकुलरली आज के वर्तमान परिस्थिति में हायर एजुकेशन में, और उनका जो समाधान है इस विषय पर हम लोगों ने एक 11 बजे से 15 तारीख को एक और वेबिनार का आयोजन किया है। उसमें मैं चाहूँगा कि आप सब रजिस्टर्ड हो जाए जल्दी से जल्दी, और हमको एक
ये तमाम बातें जो आज तकनीकी बातें थी, इन बातों के अलावा जो सबसे दिगर बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना हम सब कर रहे हैं, उन सब से कैसे बच सकते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं, इन विषय पर बहुत ही प्रख्यात विद्वानों के द्वारा और अनुभवी हमारे पूर्व हायर एजुकेशन मिनिस्टर सत्यनारायण जी शर्मा द्वारा व्याख्यान दी जाएगी। अंत में मैं शिक्षा प्रचारक समिति को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने हमको एक फ्री हैंड दे रखा है इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के। ओवर टू जया मैडम। Thank you, sir. Now, for expressing vote of thanks, I would like to invite Pritam Das, sir. Over to you, Pritam, sir. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? धन्यवाद मैडम। हाँ सर। सबसे पहले इस शानदार आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इसके पश्चात मैं आज के आयोजन के सूत्रधार शिक्षा प्रचारक समिति के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय श्री अजय तिवारी जी, सचिव माननीय श्री अनिल तिवारी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो हमेशा इस प्रकार के आयोजन की न हमें केवल अनुमति देते हैं बल्कि हमें प्रेरणा भी हमेशा देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु माननीय प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे लघु आमंत्रण को स्वीकार कर इस आयोजन में अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी सर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर, आप हमेशा हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और इसी आशा के साथ में मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा हमें और मार्गदर्शन देते रहें। इसके बाद मैं महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग, विशेष रूप से मैं प्रोफेसर प्रेमचंद्राकर, प्रोफेसर विवेक साहू, प्रोफेसर मनोज साहू, प्रोफेसर रजत यदु का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी का इस प्रकार के आयोजन में हमेशा टेक्निकल सहयोग प्राप्त होता रहता है, जिससे हम इस प्रकार का निर्बाध आयोजन कर पाने में सफल हो पाते हैं। इसके पश्चात मैं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों का, कार्यालयीन कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। इसी कड़ी में मैं सभी प्रतिभागियों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने बड़े धैर्य से कार्यक्रम को सुना। अंत में मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमेशा अपने लोकप्रिय अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महाविद्यालय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते रहते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ सभी प्रतिभागियों के लिए एक सूचना यह भी है कि फीडबैक का फॉर्म अभी चैट बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें और 10 दिवस के भीतर आपको ईमेल के द्वारा आपका प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ एक और सूचना देना चाहूँगा कि महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आगामी 15 जुलाई को उच्च शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव, चुनौतियां व समाधान विषय पर भी एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप सभी इसमें भी पंजीयन करें और इसका भी लाभ उठाएं। पंजीयन का लिंक भी चैट बॉक्स में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जय मैडम। सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने अपना टाइम निकाल करके हमारे साथ अपने व्यूज को शेयर किया, रिसर्च सिखाया। सर, हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा सर, जो जूम है और आदेश देंगे तो क्लोज करते हैं।